हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। लॉकडाउन के दौरान समय का आप सदुपयोग कर रहे होंगे। जो वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है आप उसका पूरा पूरा सदुपयोग करें, ताकि जो आपको लाइव सामग्री दी जा रही है उस सामग्री का सदुपयोग और आपका समय का सदुपयोग हो सके। कल मैंने आपको दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि वाला चैप्टर। पाठ का नाम मैं बता रहा हूं आपको, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। मैंने कल आपको इनके जैसे बिंदुओं के अर्थ स्पष्ट किए थे। वही जनसंख्या घनत्व क्या है, वितरण क्या है, वृद्धि क्या है। तो नेक्स्ट बिंदु में आपको बता रहा था जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि। मैंने आपको बताया था कि वृद्धि का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब धनात्मक का मतलब कि जनसंख्या का बढ़ना और ऋणात्मक का मतलब जनसंख्या का घटना। मैंने आपको बताया था कि विश्व में 1 से 2 की दशाब्दी थी 1911 से लेकर 1921। ये दशाब्दी ऐसी थी जिसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, इसलिए इसको ऋणात्मक दशाब्दी भी कहा जाता है। यानी इस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। तो जनसंख्या वृद्धि, इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन, और ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जनसंख्या वृद्धि कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के बाद वहां की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के बाद वहां की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। मैंने आपको कहा था कि जनसंख्या वृद्धि का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन, यानी वहां की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत वर्ष की जनगणना। निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत वर्ष की जनगणना। विगत वर्ष की जनगणना
इंटू 100। जनसंख्या वृद्धि को संख्या अथवा प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत वर्ष की जनगणना इंटू 100। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि निरपेक्ष वृद्धि का मतलब क्या है। सूत्र क्लियर हो गया कि जनसंख्या वृद्धि का सूत्र क्या है, निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत वर्ष की जनगणना इंटू 100। अब आप देखते हैं कि निरपेक्ष वृद्धि क्या है, तो मैं आपको निरपेक्ष वृद्धि के बारे में बताता हूं। निरपेक्ष वृद्धि किसे कहेंगे, निरपेक्ष वृद्धि बराबर वर्तमान जनगणना माइनस विगत वर्ष की जनगणना, विगत वर्ष की जनगणना। वर्तमान जनगणना में से अगर विगत वर्ष की जनगणना, सपोज मैं आपको ये उदाहरण से बताऊं 2011 की जनगणना या 2001 की जनगणना, स्वाभाविक है कि 2001 की जनसंख्या कम होती है, 2011 की ज्यादा होती है। तो वर्तमान जनगणना में से विगत वर्ष की जनगणना निकालते हैं तो हमारे पास में आ जाती है निरपेक्ष वृद्धि। तो जहां तक मैं मानता हूं जनसंख्या वृद्धि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के बाद वहां की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत वर्ष की जनगणना इंटू 100। निरपेक्ष वृद्धि किस तरीके से ज्ञात की जाती है, वर्तमान जनगणना माइनस विगत वर्ष की जनगणना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। अब मैं आपको बता रहा हूं जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को आप, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, 99% बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। या जनसंख्या वृद्धि का सूत्र किस लिखिए, जनसंख्या वृद्धि का सूत्र भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम के अंतर्गत। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भी जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भी जैसे जनसंख्या वृद्धि भी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या वृद्धि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय के बाद वहां की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। to जनसंख्या वृद्धि कब बढ़ती है, तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक है मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक है मृत्यु दर में गिरावट। अब आप देखते हैं कि मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये चीज आपके दिमाग में आई होगी कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में मरने वालों की संख्या, उसको हम कहेंगे मृत्यु दर। तो मृत्यु दर में गिरावट स्वाभाविक है कि आप देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा रीजन है, आप देखिए जनसंख्या वृद्धि के 2 कारक हैं, एक तो जन्म दर, जन्म दर, और दूसरा है इसमें मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर। अब आप देखते हैं कि जैसे यहाँ मुख्य बिंदु आ रहा है कि मृत्यु दर में गिरावट। अब मृत्यु दर में गिरावट का मतलब कि जन्म दर तो बढ़ ही रही है, लेकिन जब मृत्यु दर कम हो जाती है तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी, तीव्र वृद्धि हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि मृत्यु दर में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। आप देखते हैं कि प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल शून्य थी, तो उसका सबसे मोटा रीजन क्या था कि जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। और जब आप देखते हैं कि जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, जब दोनों ही क्रियाएं उच्च है तो स्वाभाविक जनसंख्या क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। जनसंख्या स्थिर हो जाती है जब जन्म दर और मृत्यु दर
दोनों ही कुछ होते हैं तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इसलिए मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि मृत्यु दर में जैसे गिरावट आएगी किसी क्षेत्र में, जब जैसे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो जाता है तब मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है, और जब मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है तो जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण और अहम कारक है मृत्यु दर में गिरावट। दूसरा बिंदु, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। दूसरा बिंदु है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। आप देखते हैं कि मानव जीवन की मूल आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात सबसे पहले मानव की आवश्यकता है वो भोजन है। आप देखते हैं कि बिना भोजन के मानव का विकास संभव नहीं है, और जब मानव को भोजन नहीं मिलता है तो स्वाभाविक ही कुछ दिनों पश्चात मानव क्षति हो जाती है, मानव नष्ट हो जाता है, मानव स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसे। आप देखते हैं कि जब मनुष्य की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता थी, प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि विश्व की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी, उसका सबसे मोटा रीजन था कि लोगों के पास खाद्यान्न की सुविधा नहीं थी। आखेट करते थे, शिकार करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। आप देखते हैं कि शिकार की क्रिया स्थिर नहीं थी, स्थायी नहीं थी। अब जैसे शिकार की तलाश में लोग दर बदर भटकते थे, दिन भर भटकते थे, पॉसिबल नहीं कि शिकार संभव हो। अगर मान लीजिए सब शिकार प्राप्त हो जाता है तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, अन्यथा शिकार की आपूर्ति न होने पर मानव को भूखे सोना पड़ता था। तो ऐसी कई आदिम जातियां हैं जो जैसे कम अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो उसका सबसे मोटा रीजन था कि खाद्यान्नों की आपूर्ति निश्चित नहीं थी, इसलिए विश्व की जनसंख्या स्थिर थी। लेकिन आप देखते हैं कि अब वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, उसका सबसे मोटा प्लस पॉइंट है कि खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो रही है। आप देखते हैं कि उद्योगों की स्थापना हो गई, कृषि कार्य हो रहा है, तकनीकी का विकास हो गया, जल की आपूर्ति होगी, फव्वारा पद्धति होगी, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति होगी, तो फसलों का उत्पादन हो रहा है। उद्योगों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो रही है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, तो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति निश्चित होगी। तो खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति के कारण जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तीसरा जो बिंदु है वो मैं बता रहा हूं आपको, औद्योगिक विकास। तीसरा बिंदु है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास। अब आप देखते हैं कि औद्योगिक विकास, उद्योगों का विकास, औद्योगिक विकास का मतलब उद्योगों का विकास। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में औद्योगिक विकास में थे। भारत में जब पंचवर्षीय योजना चली थी तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मूल उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। हमारे पास खाद्यान्नों की समस्या थी तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसका मूल उद्देश्य था औद्योगिक विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी, क्योंकि आप देखते हैं कि कृषि से कच्चा माल जो होता है उसका रूप परिवर्तन कहाँ होता है, उद्योगों के अंतर्गत होता है। तो औद्योगिक विकास, अब जब औद्योगिक विकास हो गया तो उद्योगों में वस्तुओं की आपूर्ति होने लगी, जब उद्योगों में उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ने लगा। आप देखिए औद्योगिक विकास का मतलब उद्योगों में क्या होगा, उद्योगों में उत्पादन होगा, अर्थात वस्तुओं का निर्माण होगा। वस्तुओं का क्या होगा, निर्माण होगा। और जब वस्तुओं का निर्माण होगा तो स्वाभाविक की वस्तुएं कहां जाएगी, बाजार में जाएगी। बाजार से सीधे किसके पास जाएगी, उपभोक्ता के पास जाएगी। बाजार से उपभोक्ता के पास जाएगी। तो लोगों की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति होगी, किसके द्वारा हुई है, उद्योगों के द्वारा हुई है। तो औद्योगिक विकास के कारण लोगों की, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की क्या होगी, पूर्ति होगी।
इसलिए जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो औद्योगिक विकास, दूसरा बिंदु मैं आपको बताऊं कि औद्योगिक विकास से उद्योगों में उत्पादन होने लगा, तो उद्योगों में उत्पादन करने से लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। अब आप देखते हैं कि रोजगार मिलने से व्यक्ति की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ती है, और जब व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो व्यक्ति अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है, तो जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो औद्योगिक विकास के द्वारा भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि होती है। पहला बिंदु मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या वृद्धि का पहला बिंदु कौन सा है, मृत्यु दर में गिरावट। दूसरा, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, और तीसरा क्या है, औद्योगिक विकास। ठीक है, और चौथा बिंदु है इसमें शांति और सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा। आप देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे मोटा जो रीजन है ना, वो क्या है, शांति और सुरक्षा। आप देखते हैं कि जब भारत की सीमाओं पर युद्ध होता है तो लोग युद्ध के मारे भयभीत हो जाते हैं, लोग उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि जनसंख्या नहीं के बराबर होती है, और जहाँ जिस देश में शांति और सुरक्षा होती है तो वहाँ जनसंख्या सुरक्षित होती है, तो वहाँ जनसंख्या की क्या होती है, वृद्धि होती है। आप देखते हैं बड़े बड़े महानगरों में शांति है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, सुरक्षा है, लूटपाट जैसी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। प्राचीन समय में जनसंख्या वृद्धि नहीं होने का कारण क्या था, शांति और सुरक्षा का अभाव था। कई जैसे जो राजा महाराजा थे वो छोटे क्षेत्रों पर क्या कर लेते थे, आक्रमण करते थे। उस आक्रमण के द्वारा लोगों में भय रहता था, और उस भय के कारण कई जनसंख्या मर जाती थी, कई जनसंख्या उस स्थान से पलायन कर जाती थी। तो इस शांति और सुरक्षा के अभाव में जनसंख्या कम थी, लेकिन वर्तमान में इस शांति और सुरक्षा के कारण विश्व की जनसंख्या में क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण जो कारक है, उन कारकों में पहला कारक मैंने आपको बताया था मृत्यु दर में गिरावट, दूसरा खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, तीसरा औद्योगिक विकास, और चौथा शांति और सुरक्षा। और इसका लास्ट और पांचवा कारक है जनसंख्या वृद्धि का, और वो है प्रवास। प्रवास से आप अच्छे से परिचित हैं। प्रवास का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। प्रवास जैसे आगे आपका चैप्टर भी आएगा, उस चैप्टर में भी आप डीपली रीड करेंगे। प्रवास प्रे प्लस वास। प्रे का मतलब होता है अन्यत्र, और वास का मतलब होता है रहना। तो आप समझ गए होंगे कि प्रवास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, कि व्यक्ति अन्यत्र स्थान पर जाकर रहता है, यानी व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर निवास करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रवास करते हैं। अब आप देखते हैं कि प्रवास व्यक्ति ऐसे ही नहीं करेगा, व्यक्ति प्रवास करता है, उसके पीछे मूल रीजन होता है आर्थिक धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे दूसरे स्थान पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे अपने आजीविका के लिए, अपने धनोपार्जन के लिए, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खुद की स्वयं की सुरक्षा के लिए उसे अन्यत्र प्रवास करना पड़ता है। अब आप देखते हैं कि प्रवास से एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, इस प्रवास के कारण ए शहर है, ए शहर और बी शहर है। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, अगर इस बी शहर में जाएगा तो स्वाभाविक है कि बी शहर की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ स्वाभाविक है कि यहाँ कमी होगी, लेकिन दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्रवास के द्वारा भी जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के 5 महत्वपूर्ण कारक है, जो 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और मात्र इसकी डिटेल में लिखकर आपको आधा अंक से क्वेश्चन जैसे इसकी डिटेल होती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, जहाँ तक मैं मानता हूँ आपकी समझ में आ गया होगी जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है।
पहला मृत्यु दर में गिरावट, दूसरा खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, तीसरा औद्योगिक विकास, चौथा शांति और सुरक्षा और पांचवा प्रवास। तो ये जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने का जनसंख्या वृद्धि के कारक। नेक्स्ट तीसरा जैसे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको कल ही बताया था कि जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व मैं आपको इसमें बताऊंगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको कल बताया था कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और भूमि के बीच का अनुपात है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का सूत्र मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन 2 अंक का होता है। 2 अंक का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसमें भी आपको 2 तरीके से पूछा जाता है। इसमें जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक है। एक भौतिक कारक, पहला भौतिक कारक, और दूसरा आर्थिक कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक है, एक भौतिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। अब आप देखते हैं कि जब आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक लिखिए, तो उसमें सिर्फ आपको भौतिक कारकों की ही व्याख्या करनी है, आर्थिक कारक की व्याख्या नहीं करनी। अगर आप आर्थिक कारक लिखेंगे, भौतिक कारक भी लिखेंगे, तो आपको आंसर नंबर नहीं मिलेंगे, आपका आंसर गलत होगा। इसलिए आपको भौतिक कारक पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ भौतिक कारक ही लिखेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में भौतिक कारक 4 कारक है इसमें। भौतिक कारक उनके मैं पहले आपको नाम नोट करवा रहा हूं। भौतिक कारक में पहला स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा जल की उपलब्धता और चौथा है मृदा। ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है। तो पहला स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा जल की उपलब्धता और चौथा मृदा। अब देखिए मैं आपको एक एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। भाई स्थलाकृति का मतलब क्या है? स्थलाकृति का मतलब है स्थल की आकृति। अब आप स्थल की आकृति में आपको 2 बिंदु महत्वपूर्ण स्थल आकृति आती है, आपके दिमाग में आना चाहिए। एक तो हो गया मैदान और दूसरा हो गया पर्वत। 2 चीजें आपके दिमाग में आएगी। अब आप देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में से जनसंख्या कहाँ निवास करना पसंद करेगी? सिंपल सी बात है, मैदानी भाग समतल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, नदियों द्वारा लाई गई बारीक मिट्टी का निक्षेप होता है, जल की उपलब्धता होती है। इसलिए आप देखते हैं कि विश्व की 40% से भी ज़्यादा जनसंख्या है वो मैदानी भागों में
निवास करती है। और दूसरा आप देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ जल की कमी होती है, सड़कों का अभाव होता है, कृषि की कमी होती है, औद्योगिक या संचार के साधनों की कमी होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। आप देखते हैं कि मानव अपना निवास स्थान बनाता है, तो निवास स्थान बनाते समय उसकी मन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जगह कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, वहाँ उद्योग होने चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए, संचार के साधन होने चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, सारी सुविधाएं देखता है मानव। कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए। इसलिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक है, उस भौतिक कारक में सबसे पहला बिंदु है स्थल की आकृति। स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए, तो स्थलाकृति में मैंने आपको बताया दो बिंदु महत्वपूर्ण है कि मानव मैदानी भागों, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पर्वतीय भागों की अपेक्षा मानव मैदानी भागों में अधिक निवास करता है, क्योंकि मैदानी भागों में जल की उपलब्धता होती है, उपजाऊ मिट्टी। दो चीजें महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि मानव जीवन कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में आप देखते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन के चलते आप देखते हैं कि कृषक से अगर सपोज देन ये खेती का कार्य नहीं होता और उत्पादन नहीं होता, तो मानव घर में बैठकर क्या खा सकता था। तो कृषि, आप देखते हैं कि वर्तमान में कृषि का स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, अन्न का उत्पादन। तो मैदानी भागों में अन्न का उत्पादन कहाँ होता है, मैदानी भागों में होता है। इसलिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक हो गया स्थलाकृति, कि मानव मैदानी भागों में सबसे ज्यादा निवास करता है। दूसरा बिंदु मैं आपको बता रहा हूं जलवायु। आप देखते हैं कि जलवायु में दो तत्व महत्वपूर्ण है। जलवायु में दो तत्व महत्वपूर्ण है, तापमान और दूसरा है वर्षा। ये दो बिंदु जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब आप देखते हैं कि जलवायु में तापमान और वर्षा आ गई। अब आप देखते हैं कि जलवायु मानव निवास के लिए जलवायु सम और नम होनी चाहिए। मानव के लिए ना तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और ना ही टेम्परेचर कम होना चाहिए, ना ही वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही वर्षा कम होनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि जब तापमान अधिक होता है, अर्थात भूमध्य रेखा क्षेत्र देखिए आप 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री कर्क रेखा उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है। दूसरा वर्षा, वर्षा की मात्रा भी 0 डिग्री से लेकर भूमध्य रेखा क्षेत्र में सघन घने वन पाए जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ आदिम जातियाँ ही निवास करती है। तो जलवायु मानव के लिए सम और नम चाहिए, अनुकूल जलवायु में ही मानव अपना जीवन संपन्न कर सकता है। तो जलवायु मनुष्य के लिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अब आप देखते हैं कि जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, मैं आपको यहाँ उदाहरण देता हूँ कि जैसे ग्लोब के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 0 डिग्री आप देखते हैं कि यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री यहाँ पर मकर रेखा है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब आप देखते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, टेम्परेचर की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम ध्रुवों की ओर चले जाएं 90 डिग्री, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ 90 डिग्री बिंदु के रूप में मात्र ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आप देखते हैं कि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो स्वाभाविक है कि अब तापमान की मात्रा बहुत शून्य है, तो यहाँ हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जनसंख्या शून्य यानी नहीं के बराबर 0%, एक से भी कम परसेंटेज पे ये निवास करती है। तो ना तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है, ना इस भूमध्य रेखा क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये जो 23.5 डिग्री है ना, लगभग 40 डिग्री से या 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री जो अक्षांश है, उन अक्षांशों के मध्य जलवायु सम और नम पाई जाती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो दूसरा बिंदु मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जलवायु किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो मानव सम और नम जलवायु में ही निवास करना पसंद करता है। तो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य विश्व की 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य विश्व की 80% यानी 80% जनसंख्या इनके बीच में निवास करती। मात्र 20% जनसंख्या है वो भूमध्य रेखा क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर निवास करती है, वो भी आदिम जनजातियां निवास करती। तो दूसरा बिंदु जहाँ तक मैं मानता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि जलवायु किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जहाँ जलवायु सम और नम पाई जाती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि जहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, तो विषम जलवायु में आपकी समझ में आ गया होगी कि
वर्षा की कमी और तापमान की अधिकता। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या या सघन घने वन है या पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास नहीं पाया जाता। तीसरा बिंदु है आपकी जल की उपलब्धता। आप देखते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मानव अपने निवास स्थान को बनाने से पहले सबसे पहले जलापूर्ति को देखता है, क्योंकि जल के द्वारा मानव कृषि कार्य करता है, तो कृषि कार्य में जल की आपूर्ति होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा 90% उपयोग या 80-90 के बीच में जो उपयोग है वो किस कार्य में होता है? कृषि कार्य में होता है। फिर दूसरे नंबर पर जैसे उद्योग आते हैं और तीसरे नंबर पर घरेलू कार्य के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा कृषि कार्य में, फिर उद्योग में, फिर घरेलू कार्य में होता है। तो जल की उपलब्धता भी जहाँ अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, अर्थात नदियों के मुहाने, मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के मुहाने हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता मानव कृषि कार्य में नहीं, अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में, पीने में, नहाने धोने में, बिजली उत्पादन में, इन सभी कार्यों में मानव जल का उपयोग करता है। इसलिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक का जो तीसरा बिंदु है जल की उपलब्धता, वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक होती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि जहाँ जल की कमी है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। मैं आपको उसका उदाहरण दूं कि भारत में आप देखिए कि जैसे गंगा का जो मैदानी भाग है उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि थार का मौसम पश्चिमी राजस्थान में चले जाए या वर्षा की मात्रा 5 सेमी से भी कम है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। वर्ल्ड के भी ऐसे कई क्षेत्रों में जो घने बसे मैदानी भाग है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि इसे पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ जहाँ जल की उपलब्धता कम है उन क्षेत्रों में वर्षा के लिए जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। इसका लास्ट बिंदु है वो है मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी, जिसे आप जानते हैं धरातल की वह ऊपरी परत जो विभिन्न चट्टानों और वनस्पति के मिश्रण के संयोग से बनी है, उसे मृदा कहते हैं। मृदा के संदर्भ में विल्कॉक्स ने कहा, विल्कॉक्स ने क्या कहा कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है। विल्कॉक्स ने कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है, मिट्टी का इतिहास। अब यहाँ समझ गए होंगे आप कि मिट्टी की कितनी महत्वपूर्ण है, यानी मिट्टी के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी का उपयोग करते हैं। फसल का उत्पादन कहाँ होता है? मृदा पर। जितनी वनस्पति का उत्पादन कहाँ होता है? मृदा पर। फलों का उत्पादन कहाँ होता है? मृदा पर। मानव अपने निवास स्थान कहाँ बनाता है? मृदा पर। तो मृदा महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव की आवश्यकता, पहले आवश्यकता भोजन है और वो भोजन मिट्टी से प्राप्त होता है। इसलिए जनसंख्या का घनत्व भौतिक कारक में भी जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में अधिक बसने को प्राथमिकता देगी जहाँ उपजाऊ मृदा होगी। मृदा में भी कैसी मृदा? उपजाऊ। जहाँ उपजाऊ मृदा होती है उन्हीं क्षेत्रों में मानव का बसाव अधिक होता है। बंजर भूमि है या रेतीली भूमि है, जो अनउपजाऊ भूमि है, उन क्षेत्रों में मानव का बसाव कम होता है। तो लास्ट जो चौथा बिंदु था भौतिक कारक, उस भौतिक कारक में मृदा किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो ये बिंदु आप जहाँ तक मैं मानता हूँ आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला भौतिक कारक को प्रभावित, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा जल की उपलब्धता और चौथा मृदा। ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है। 2 अंक का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है 100%। आप भौतिक कारकों को अच्छे से देख ले, स्थलाकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता और मृदा। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले जाऊंगा। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।